नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 10वीच्या 10व्या प्रकरणातल्या दुसऱ्या भागात परत एकदा आपलं हार्दिक स्वागत. आपण पाहत आहोत रंग साहित्याचे. गेल्या भागात आपण कथा हा साहित्य प्रकार पाहिलेला होता. कथेचे प्रकार आणि त्याला निर्माण करणारे लेखक यांचा परिचय आपण करून घेतलेला होता. आज आपण त्याच्या पुढचा भाग आणि पुढचा साहित्य प्रकार पाहणार आहोत. तर चला. सुश्रुत म्हणतो, किती सुंदर. आता ही ताई कोण बरं? तर आता ती ताई कोण आली होती? तर कादंबरी. कोण होती या? कादंबरी. काय सुश्रुत, आवडली का कथा? मी कादंबरी. कथेची थोरली बहीणच समज मन हवं तर. कादंबरी म्हणजे तर खरं तर मोठी कथाच, पण माझा आवाक कथेपेक्षा फार मोठा. तर आता दुसरे कोण आलेलं होतं? कादंबरी आलेली होती. कादंबरी त्याला बोलते की मी काय आहे? कथेची मोठी बहीण आहे. थोरली म्हणजे काय? मोठी. बहीणच आहे असं म्हण. कारण मीही कथाच आहे, पण कथेपेक्षा खूप मोठी आहे. माझा आवाक, माझा विस्तार हा कथेपेक्षा खूप मोठा असतो. कसा? तो आपण पुढे पाहूया. ठीक है? हाँ. तो उतने में सुश्रुत कहता है, वाह बहुत अच्छा, और ये अब साथ में जो ताई आई है वो कौन है? तो उसके ऊपर कादंबरी कहती है, मैं हूँ कादंबरी. कथा जिस तरह तुझे पसंद है उसी तरह मैं भी कादंबरी कथे की ही बड़ी बहन हूँ. तो मतलब विस्तारित ऐसा रूप, कथे का विस्तारित या बड़ा वाला रूप जो है वो मैं हूँ, ऐसे वो कहती है. मेरा विस्तार या आवाक क्या है? कथे से बहुत बड़ा है. कहानी 1-2 पन्ने में ख़त्म होती है तो नॉवेल को 300 से 400 पन्ने लगते हैं. और कहानी में बहुत से कम कैरेक्टर्स होते हैं, तो इस नॉवेल में या कादंबरी में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं. वो सब हम आगे देखेंगे. मोठा म्हणजे किती मोठा ग? अरे, माझ्यात खूप खूप पात्र असतात. त्यांचा परस्पर संबंध असतो. विविध घटना प्रसंगातून मी माझे कथानक हळूहळू उलगडत जाते. वाचता वाचता माझ्यातील पात्र तुम्हाला ओळखीचे वाटू लागतात. आपल्यातीलच भासू लागतात. अनेक अनपेक्षित वळण घेत घेत मी वाचकांची उत्कंठा वाढवते. आता या कथानकात पुढे काय होईल याचा विचार करत वाचक माझ्यात गुंतून जातो व रममाण होतो. तो कादंबरी कहती है कि कथे से भी ज़्यादा बड़ा होता है. मेरे पात्र मतलब व्यक्ति रेखा कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. कथे में सिर्फ 5 या 6 कैरेक्टर्स होते हैं, पर कादंबरी में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं और उन सब का आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है. अलग अलग घटनाएं, प्रसंग, इन सब से धीरे धीरे ये कादंबरी आगे बढ़ती है. और पढ़ते पढ़ते ही हमें धीरे धीरे ऐसे लगता है कि ये सारे जो कैरेक्टर्स है ये हमारे पहचान के हैं, हमारे आसपास के ही लोग हैं जो हमें इस कैरेक्टर के रूप में दिख रहे हैं. और अलग अलग ट्विस्ट या टर्न्स ले लेकर मैं कहानी में उत्कंठा मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ा देती हूँ. या कथानकात इस कहानी में आगे क्या होगा ये सोच सोच कर पढ़ने वाले व्यक्ति मुझ में रममाण हो जाता है, मेरी तरफ बहुत ज़्यादा आकृष्ट हो जाता है और मुझ में खो जाता है. ऐसी कादंबरी सुश्रुत को अपने बारे में जानकारी देती है. खरंच तुझा आवाज खूप मोठा आहे बरं का सुश्रुत. साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च मानाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार वि. स. खांडेकर यांच्या ययाती या कादंबरीला मिळाला तेव्हा मराठी माणसाचा ऊर अभिमानानं भरून आला. तर आता कादंबरीने अजून एक गोष्ट सांगितली, तुझा आवाज खूप मोठा आहे म्हणून त्यानेही मान्य केलं सुश्रुतने. कादंबरी त्यावर म्हणाली, हो,
आणि मराठी साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च मानाचा पुरस्कार म्हणजे कुठला तर ज्ञानपीठ पुरस्कार. तो पुरस्कार आपल्या मराठी साहित्यात वि. स. खांडेकर यांच्या ययाती या कादंबरीला मिळालेला आहे. आणि तेव्हा आपल्या मराठी माणसाचं मन हे मनापासून अभिमान वाटलेला आहे सगळ्यांना, असं कादंबरीने त्यांना सांगितलं. तो सुश्रुत को जब पता चला कि कहानी से भी बड़ी क्या होती है नॉवेल, तो उसे सच में आश्चर्य हुआ और उसने कहा, सच में तुम्हारा विस्तार तो कहानी से बहुत बड़ा है. और कादंबरी ने एक और जानकारी दी. साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार वि. स. खांडेकर जी को उनकी नॉवेल ययाति के बारे में मिला था. तो जब ये किताब में उनको ये सम्मान मिला तो मराठी लोगों का मन भरकर आया या फिर उनको बहुत ही अच्छा लगा. इतक्यात कविता सुश्रुतच्या खांद्याला धरून विचारते. उतने में कविता आती है और उसके कंधे को हाथ लगाकर उठाने का प्रयास करती है. कविता, सुश्रुत, ओळखलास का मला? अरे मी आहे कविता. आपली तर फार पूर्वीपासून चांगलीच ओळख आहे, नाही का? तुमच्या पाठ्यपुस्तकातल्या सगळ्या कविता तुम्ही तालासुरात म्हणता. तो उतने में कविता ने उसे आवाज़ दी और कहा, अपना परिचय तो बहुत पुराना है, तुमने पहचाना ही होगा. तुमच्या पाठ्यपुस्तकातल्या सगळ्या कविता तुम्हाला तो आपके किताब में जो स्कूल की किताबें हैं उनमें जो भी कविताएं होती हैं वो आप सुर में गाते हो. सुश्रुत कहता है, हो ताई, मला आठवतंय. ही आवडते मज मनापासून शाळा आणि श्रावण मासी हर्ष मनासी या माझ्या आवडत्या कविता. तो उसने बोला, सुश्रुत ने, हाँ हाँ मुझे याद आया. ही आवडते मज मनापासून शाळा और श्रावण मासी हर्ष मनासी, ये 2 कविताएं मेरी फेवरेट है, ऐसे उसने बताया. छान हां. सुश्रुत, माझं छोटंसं आटोपशीर रूप, मोजक्या शब्दात मोठा आशय व्यक्त करणं हे माझं वैशिष्ट्य. यमक, अनुप्रास, शब्दालंकार आणि माझं बाह्यरूप तर उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थालंकारानं माझं अंतरंग सजवून कवी मला अतिशय गर्व करतात. तो कविता अपनी परिचय कर देती है, कहती है कि मेरा छोटा सा रूप, मतलब मैं कहानी या कादंबरी की तरह बड़ी नहीं होती हूँ, तो बहुत छोटी होती हूँ. तो इसीलिए मेरा छोटा सा रूप मतलब जल्दी ख़त्म होने वाला अटोपशीर और थोड़े ही शब्दों में, लिमिटेड वर्ड्स में मैं अपने आप को प्रकट करने का काम करती हूँ, यही मेरा वैशिष्ट्य है. साथ में अलंकार मुझे है. शब्दालंकार मतलब यमक और अनुप्रास, इन 2 अलंकारों से मैं पढ़ने के लिए अच्छी लगती हूँ. तो उसके अंदर मेरे अंदर जो विचार है वो बताने का काम मेरे अर्थालंकार करते हैं. उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये मेरे अंदर के गुण हैं. तो इनसे मैं और सजकर बाहर आती हूँ और ज़्यादा अर्थपूर्ण लगती हूँ. तो उसके ऊपर सुश्रुत कहता है, मॅडम नेहमी सांगतात, कवितेची शब्दरचना अर्थपूर्ण व चपखल असते. कल्पनांचा सुंदर आविष्कार कवितेत असतो. हे बरोबर ना? तो वो कहता है कि मैडम हमेशा कहती है, कविता की शब्दरचना बहुत ही अर्थपूर्ण और चपखल मतलब तंतोतंत एग्जैक्ट, मतलब जो हमें कहना है वो थोड़े ही शब्दों में कहना होता है, इसीलिए राइट वर्ड्स वहाँ पे लिया जाता है. बात घुमा फिरा कर बताने से अच्छा उसके अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स दिया जाता है. इसीलिए कल्पना का एक सुंदर ऐसा आविष्कार कविते में देखने के लिए मिलता है, ऐसे सुश्रुत को उनके टीचर्स ने बताया था. तो कविता कहती है, अगदी बरोबर. आणखी काय माहीत आहे सुश्रुत तुला? तो कविता कहती है, और क्या पता है तुझे? तो उसके ऊपर उसने कहा, ताई मला असं वाटतं संगीतकारांनी स्वरसाज चढवला की तुझं गाण्यात रूपांतर होतं. कारण तुला मी पाठ्यपुस्तकात वाचतो आणि CD चित्रपटामध्ये
पाहतो सुद्धा. तो उसने कहा कि हाँ ताई, मुझे याद है, संगीतकार अगर आप पे चाल चढ़ा देता है या फिर आपको सुर में गाता है तो उसका गाने में रूपांतर होता है. हम तुझे किताबों में पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, उसी के साथ साथ सीडीज और फिल्मों में भी देखते हैं. छान निरीक्षण आहे तुझं. हां, बरं, मला एक सांग, तुझ्या शाळेत मराठी दिन साजरा करतात का? हो, करतात ना. तो अब कविता ने एक और जानकारी देने की सोची. उसने कहा, अच्छी बात है. अच्छा, तुझे पता है मराठी दिन कब से मनाया जाता है या मनाते हैं, ये तुझे पता है? तो उसने बोला, हाँ, करते हैं ना, हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं. तो कोणत्या तारखेला करतात? कौन से तारीख को करते हो? ऐसे उसने पूछा. सोचने के बाद सुश्रुत कहता है 27 फरवरीला. 27 फरवरी को हम करते हैं, ऐसे उसने बताया. कविता कहती है, अगदी बरोबर. तो कोणाचा जन्मदिवस आहे माहीत आहे तुला? तो उसने कहा, कविता ने, कि ये किनका जन्मदिन है जिस दिन हम मराठी दिन करके सेलिब्रेट करते हैं. तो सुश्रुत ने कहा, नहीं पता, नाही ग. उसके ऊपर कविता ने कहा, नटसम्राट नाटकाचे लेखक वि वा शिरवाडकर म्हणजेच कविवर्य कुसुमाग्रज यांचा. तो उस दिन किसका जन्मदिन है? तो नटसम्राट इस नाटक के लेखक और वि वा शिरवाडकर, इनको कवि कुसुमाग्रज के नाम से भी जाना जाता है. त्यांच्या उनके विशाखा या काव्य संग्रहाला, उनकी विशाखा इस किताब को मराठीचा काव्य संग्रहाला मानाचा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आहे. तो उन्होंने बताया कि इस दिन किसका जन्मदिन है? वि वा शिरवाडकर, मतलब इनका दूसरा नाम है कुसुमाग्रज. नटसम्राट नाटक लिखने वाले मराठी साहित्यक वि वा शिरवाडकर मतलब कुसुमाग्रज, इनकी विशाखा इस कादंबरी को या इस काव्य संग्रह को मराठी में या भारतीय साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है. और उनके ही जन्मदिन की उपलक्ष्य में हम लोग मराठी दिन 27 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं. ये जानकारी कविता ने अब उसे दी थी. कुसुमाग्रजांबरोबरच केशवसूत, बालकवी, बाबा बोरकर, बासी मर्डेकर, शांता शेळके, इंदिरा संत, सुरेश भट, नामदेव ढासाळ व नारायण सुर्वे अशा अनेक कवींनी मला आपल्या प्रतिभेने सजवलं. संत काव्यापासून पंथकाव्य, मध्ययुगीन काव्य, शाहिरी काव्य अशी वळणे घेत आधुनिक काळात मी मुक्त छंदाचे रूप धारण केले आहे. तो कविता आगे अपनी बात बताती है. सिर्फ वि वा शिरवाडकर कुसुमाग्रज ही नहीं, उनके साथ साथ केशवसूत, बालकवी मतलब त्र्यंबक बाबूजी ठोंबरे, बाबा बोरकर, बासी मर्डेकर, शांता शेळके, इंदिरा संत, सुरेश भट, नामदेव ढसाळ और नारायण सुर्वे, इन सारे कवियों ने भी एक अपना मराठी कविताओं में छाप छोड़ी है. तो कविता के कौन कौन से प्रकार थे? शुरू से तो संत काव्य से लेकर पंत काव्य, वहाँ से लेकर मध्ययुगीन काव्य से शायरी काव्य, ऐसी अलग अलग रूप धारण कर कर आज मैं आधुनिक कविता का रूप लेकर मुक्त छंद इस रूप में मैं आकर रुकी हूँ. तर काव्याचे हे वेगवेगळे प्रकार तिने सांगितलं. त्याचबरोबर हे मराठी कवितेतले नामांकित व्यक्ती जे आहेत त्यांचंही नाव सुश्रुतला तिने सांगितलेलं होतं. चला, ही प्रश्नोत्तरे करायची आहेत सगळ्यांनी.